हाय लबासना ड्रीमर्स। आज तारीख है 11 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज सैटरडे है तो आज हमारे पास कोई कार्टून नहीं होगा डिस्कस करने के लिए। अब हम अपने सीधा आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। आर्टिकल में हमारे पास सबसे पहला वाला आर्टिकल है वो फिस्कल काउंसिल के रिगार्डिंग है। अब देखिए, फिस्कल काउंसिल एक सॉल्यूशन है फिजिकल बैलेंस शीट का। जैसे यूजुअली होता क्या है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री हो, वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो उसके अगर वो कोई पॉलिसी जनरेट करती है या अगर वो कोई पॉलिसी बनाती है इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, तो उसे बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी। मतलब अगर गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी फ्रेम करती है इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में तो उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। और अगर वहाँ की सेंट्रल बैंक अगर वो पॉलिसी जनरेट करती है या कोई पॉलिसी बनाती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग या इकोनॉमिक अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर आरबीआई अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, और अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको बोलेंगे कि वो फिजिकल पॉलिसी है। अब देखिए, फिजिकल पॉलिसी अभी राइट नाउ पैंडेमिक के ड्यूरेशन में केस कुछ ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जीएसटी के थ्रू जो टैक्स का कलेक्शन होना था वो बहुत कम हुआ है। मीन पैसे आ बहुत कम रहे हैं और पैसे का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करना है। तो गवर्नमेंट के पास अभी कौन कौन से रास्ते हैं कि कैसे उसके पास पैसा आ सकता है। अब देखिए, गवर्नमेंट पैसा तो छाप भी सकती है, बोरो भी कर सकती है और बॉन्ड भी इशू कर सकती है। मतलब उसके पास वेरियस तरीके हैं जिससे वो पैसा तो उगा सकती है, लेकिन उस मेथोडोलॉजी पे का जो इम्पैक्ट होता है वो सोसाइटी पर, उस सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से उस प्रकार के डिसीजन लेने में गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहती है। जैसे अगर गवर्नमेंट अगर ये कह दे कि उसे जितने पैसों की आवश्यकता है वो आरबीआई को सिंपली एक फ़ोन कॉल करे और जितने हज़ार करोड़ रुपीस, लाखों करोड़ रुपीस चाहिए, बोले आरबीआई को बोले कि फटाफट आप नोट प्रिंट करना शुरू कर दो, और जितने गरीब हैं पूरी इंडिया में करे सबके पास एक एक सूटकेस पहुंचा दो 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए के, कि मैं जिसको जितनी ज़रूरत है, कोई बोले 5 लाख 5 लाख 10 लाख तो 10 लाख। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरह से पैसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है तो होगा क्या कि सिनेरियो क्या बन जाएगा कि हर किसी के पास पैसा आ जाएगा, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो डिमांड पुल एक इन्फ्लेशन जनरेट हो जाएगा, मतलब पैसों की वैल्यू बहुत घट जाएगी, और पैसों की वैल्यू का घटना का मतलब पैसों का डीवैल्यूएट होना। और अगर पैसों का अगर इंडियन रुपी का अगर डीवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रेडिबिलिटी है कह रहे उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर ये बोल देती है कि आप पैसे केवल प्रिंट कर दो, केवल छाप दो, उसके थ्रू वो अपनी इस फिजिकल पॉलिसी को अगर वो ठीक करना चाहते हैं, अपनी पैसों की समस्या का समाधान अगर चाहते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि इससे इंटरनेशनल मार्केट में अगर इंडिया की वैल्यू या इंडियन की रुपी की वैल्यू अगर ख़राब होती है तो हम ज़्यादातर चीज़ तो हम इंपोर्ट ही करते हैं। ठीक है, तो हमारी इंपोर्ट में प्रॉब्लम आने लगेगी, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आने लगेगी, तो मतलब वेरियस टाइप ऑफ इश्यूज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या कर सकती है गवर्नमेंट कि बॉन्ड इशू कर दे या पैसे कहीं से उधार लेकर के चली जाए। तो अगर पैसे अगर डेप्ट कहीं से लेकर के आती है, फिर वो कहीं से भी लेकर के आ सकती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लेकर आए, चाहे वो किसी कंट्री से लेकर के आए, कहीं से भी लेकर के आए, तो उसके ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा। तो उससे भी इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे मूडीज हो गया, तो वो इंडिया की क्रेडिट को गिरा देंगी। तो इंडिया की क्रेडिट को गिराने से होगा क्या कि जो फॉरेन का पैसा आने वाला है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, तो वो रेटिंग को देख करके आते हैं कि इस वाले कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इसने कितना डेप्ट ले रखा है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कैसी है, उसी के अनुसार एफडीआई और एफआईआई इंडिया के अंदर आता है, इनफ्लो होता है। अब एफडीआई और एफआईआई का जो इम्पैक्ट है, आप इससे आप ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा अगर एफडीआई और एफआईआई आता है तो वो चाइना के पास आता है, क्योंकि चाइना बेसिकली एक हेवन है उन पर्सन के लिए, वो काफ़ी सिक्योर फील करते हैं वहाँ के मार्केट में जा कर के। इसीलिए एफडीआई और एफआईआई ज़्यादा आने की वजह से उनके पास फॉरेक्स रिजर्व भी एक बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेप्ट में पैसा उठाते हैं, अगर हम किसी से पैसा उधार में ले लेते हैं, तो उससे भी ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, और इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मीन जो क्रेडिट है कह रहे वो इंटरनेशनल मार्केट में गिर जाएगा। राइटर अब बताते हैं, इसी आर्टिकल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब राइटर कहते क्या है कि आखिर अब इंडिया करेगा क्या
वो आरबीआई से पैसे प्रिंट भी नहीं करवा सकता, वो डेप्ट भी नहीं कर सकता, वो बॉन्ड भी इशू नहीं कर सकता। तो इंडिया को अगर अपने एक्सपेंडिचर के लिए पैसे चाहिए तो वो कैसे खर्च करेगा और अपनी इस पॉलिसी को कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि कुछ तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट यहाँ तक बोलते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट की बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप सिर्फ पैसे उगाओ और पैसा उगा करके अभी राइट नाउ आप एक सिमुलेशन जनरेट करो, एक वेव जनरेट करो मार्केट में, ताकि लोग पैसे खर्च करें और जो बिजनेसेस हैं वो करें एटलीस्ट मोबिलाइज तो हों, क्योंकि सब कुछ रुका हुआ है। और अगर इकोनॉमी अगर रुकी रहती, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। और स्पेशली अगर वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अगर हो तो फिर तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अभी राइट नाउ राइटर के अकॉर्डिंग क्या है, कहते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ रुका पड़ा है। तो उसको थोड़ा सा अगर आप मोबिलाइज कर देते हो तो जॉब्स भी जनरेट होगी, टैक्स में पैसा भी आना शुरू होगा। मतलब बेसिकली कहने का मीन ये है कि पूरी इकोनॉमिक साइकिल हमारी चल पड़ेगी। उसी के लिए राइटर का सजेशन ये है कि हम फिस्कल पॉलिसी फिस्कल काउंसिल का निर्माण कर देते हैं। अब ये फिस्कल काउंसिल बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, वो गवर्नमेंट को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को सपोर्ट करेगी और वो फिस्कल पॉलिसी का प्रॉपर असेसमेंट करके एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट जनरेट करेगी, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और उसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन भी दिया जाएगा। मतलब इंडिया की जनता को, इंडिया के सिटीजन को यह पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी में किस प्रकार के चेंजेस किए जा रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट फिस्कल काउंसिल ही देगी। और फिस्कल काउंसिल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा, बेसिकली वो होगा क्या कि जो ब्यूरोक्रेसी से जो निकले हुए लोग होंगे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी जनरेट करके फिर उनको रखा जाएगा। वो करेंगे क्या कि इंडिया के बजट की पूरी एनालिसिस करेंगे कि इंडिया ने कितना अब तक डेप्ट ले रखा है, कहाँ से पैसा इंडिया ले सकता है, कहाँ से पैसा इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है। तो बेसिकली एक वेरियस रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे, पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे और मेन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी वो उसे पब्लिश कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चाहे तो डिसीजन ले सकती है, क्योंकि अब आप ये बोलोगे कि ये वाला काम तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि वो खुद को डिफेंड करने लग सकते हैं कि अगर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का कोई डिसीजन अगर गलत होता है तो वो बेसिकली खुद को डिफेंड करेंगे कि नहीं उनकी गलती नहीं थी, या फिर उनको कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर फिस्कल काउंसिल का अगर निर्माण हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट पब्लिश करेगी और आम जनता को ये बात पता चल सकेगा कि फिस्कल पॉलिसी में किस प्रकार के चेंजेस किए जा रहे हैं। फिर राइटर आगे एक और एडवाइस भी देते हैं, कहते हैं आप एक बार ट्रायल वर्जन आप इसका स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 50 कंट्रीज ऐसी हैं कह रहे कि जिन्होंने इस फिस्कल काउंसिल को इंप्लीमेंट किया है, और वो वेरियस तरीके से, उनकी हायरार्की में डिफरेंसेस जरूर हैं, उनके टाइप में डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन ये फिस्कल काउंसिल बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। और फिस्कल काउंसिल हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी कैग रिपोर्ट पब्लिश करती है, कह रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से ये फिस्कल काउंसिल भी फंक्शन कर सकती है। अब ये राइटर क्रिटिसाइज भी करते हैं, कहते हैं कि आप ये बात बोल सकते हो कि जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होगा अगर उससे कोई गलती होती है या ये फिस्कल काउंसिल के किसी रिकमेंडेशन को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मानती है और वो डिसीजन गलत हो जाता है, तो पूरा जो जिम्मेदारी है कह रहे हैं वो हो सकता है कि फिस्कल काउंसिल के ऊपर थोप दे कि ये फिस्कल काउंसिल का रिकमेंडेशन था, इसकी वजह से ऐसी गलतियां हुई हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात और पते की ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो एटलीस्ट उनके पास एक वॉच डॉग तो होगा जो उन पर निगरानी रख सकेगा कि आप फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग गलत डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। और जो वेरियस रिपोर्ट है, क्योंकि अभी इंडिया में कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होती नहीं है, आरबीआई तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, बट फिस्कल पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, जो भी करना होता है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को ही करना होता है। इसकी वजह से राइटर कहते हैं कि एक बार आप ट्रायल वर्जन आप स्टार्ट करो और 3 मेंबर की आप एक बार आप कमेटी बना करके देख लो, वो फिस्कल काउंसिल के रिगार्डिंग क्या रिकमेंड करते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो। और एक बात तो तय है कि अगर आपको इकोनॉमी को थोड़ा मूव कराना है तो आपको थोड़ा सा सिमुलेशन पैकेज तो देना पड़ेगा, राइट। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वन आर्टिकल है वो रिगार्डिंग द व्हाट की, ये फेडरलिज्म के रिगार्डिंग है। देखिए, अगर जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, मीन 13 फाइनेंस कमीशन, 14 फाइनेंस कमीशन, अभी राइट नो तो अभी 15 फाइनेंस कमीशन भी मीन इस्टेब्लिश हो चुकी है।
तो देखिए 13 फाइनेंस कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन, बेसिकली 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला क्या था कि स्टेट को ज़्यादा पैसा या जो टैक्स का ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, राइट। लेकिन 14 के बाद जब 15 फाइनेंस कमीशन आता है, बल्कि वो 1% और कम कर देते हैं। मतलब 13 टू 14 मीन्स जो स्टेट का जो शेयर है टैक्स में, कह रहे वो बढ़ता है, लेकिन जैसे ही 15 आता है, कह रहे वो स्टेट का जो शेयर गिर जाता है। कह रहे वेरियस जीएसटी लेकर के आया गया, तो जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि हम आपको मीन ज़्यादा शेयर देंगे या आपको ज़्यादा पैसा देंगे, क्योंकि जीएसटी में हुआ क्या कि ज़्यादातर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए थे, कह रहे बेसिकली उसी में इस प्रकार के चेंजेस किए गए हैं कि हर जगह पर एक प्रकार की जीएसटी लगा दी गई है। सेंटर के सारे टैक्स तो रिटेन है, मतलब सेंटर तो जैसे पहले पैसों की उगाही करती थी बिल्कुल वैसे ही कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो कर नहीं पा रही है, राइट। अब देखिए 14th फाइनेंस कमीशन ने स्टेट को जितना शेयर दिया था, अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि 6 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का डिफरेंस है, जितना 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए और उनको जो मिला है, कह रहे उसमें 6 लाख करोड़ रुपीस का डिफरेंस है। कह रहे ये ह्यूज डिफरेंस है। और 35,000 करोड़ रुपीस तो किसी स्टेट को अगर नवंबर 2019 में मिलने थे वो पैसे उसके टैक्स के, तो उसको 5 महीने के डिले पर दिया गया, मतलब जून में दिया गया। मतलब स्टेट के पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो उस प्रकार की फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब राइटर इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं, कहते हैं पश्चिम बंगाल में आया क्या अम्फान तूफान आता है, जिसमें ये एस्टिमेट किया गया कि 1 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। तो ममता बनर्जी ने किया क्या कि 6,200 करोड़ रुपीस तुरंत रिलीज कर दिए अपने स्टेट फंड से, लेकिन सेंटर फंड से कितने पैसे आते हैं, केवल 1,000 करोड़ रुपीस आते हैं। तो कहते हैं कि वेरियस, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जो इस प्रकार के जो क्विक डिसीजन लेने होते हैं, कह रहे वो स्टेट गवर्नमेंट को ही लेना होता है, लेकिन स्टेट का शेयर गिर गया है, तो स्टेट के शेयर को क्या करना चाहिए, इसे इंप्रूव करना चाहिए। केवल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रिगार्डिंग केवल आप उसका बहाना दे करके आप उनके शेयर को काट नहीं सकते हो। अभी तो कोविड-19 का सेस भी लाने की तैयारी हो रही है, तो जो सेस होता है उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट सेस ले ही नहीं सकती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को वो शेयर मिलने से रहा, क्योंकि अगर कोविड-19 का अगर कोई सेस लगाया जाता है और वेरियस प्रोडक्ट पर, तो पूरा पैसे का जो रिजर्व है वो किसके पास चला जाएगा, वो सेंटर के पास चला जाएगा, और सेंटर की लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस सेस का थोड़ा सा भी पैसा वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करें, राइट। तो अब एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रिगार्डिंग राइटर के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर शेयर मिलना चाहिए, प्रॉपर फंडिंग मिलनी चाहिए, सो दैट कि वो ग्राउंड लेवल पर उस तरह से फंक्शन कर सके जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की या उसको मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो ये वाला आर्टिकल है वो अगेन एक गैंगस्टर की मौत के रिगार्डिंग है। अब उसमें राइटर क्रिटिसाइज करते हैं पुलिस को, बोलते हैं कि ठीक है कि क्रिमिनल कितना बड़ा से बड़ा हो, बट आप प्रोसीजर को आप ओवर रूल आप नहीं कर सकते हो, ये तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में। कहते हैं किसी भी कह रहे डेमोक्रेसी में आपने उसे फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं दिया। कह रहे कि क्राइम उसका कितना भी बड़ा हो, बट आप जस्टिस आप नहीं सुना सकती, पुलिस जस्टिस नहीं सुना सकती, पुलिस न्याय नहीं दे सकती है। जबकि अभी हो क्या रहा है कि तमिलनाडु में एक रेप का विक्टिम था, तो चार दोषी होते हैं, उनके ऊपर फेयर ट्रायल नहीं चलता है, पुलिस जाती है और उनका इनकाउंटर कर देती है। और अभी राइट नाउ विकास दुबे वाले केस में भी बिल्कुल यही होता है कि पुलिस को लगता है कि ये विकास दुबे के खिलाफ मेनी केसेस हैं और वो प्रॉपर तरीके से वो एक तरह से जजमेंट सुना देते हैं और उसे मार डालते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है। कह रहे हैं कि पुलिस जजमेंट नहीं सुना सकती है, तो कोर्ट का फिर फंक्शन क्या होगा? अगर पुलिस इस प्रकार से निर्णय देने लगेगी तो कोर्ट करेगी क्या? तो फिर तो कोर्ट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर इस प्रकार के डिसीजन जो ब्यूरोक्रेसी या फिर जो ऑफिसर रहेंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, कह रहे हैं कि केवल वही अगर डिसीजन लेने लगे तब तो कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। और ये दो केसेस का एग्जांपल लेकर के, एक तमिलनाडु वाला केस का जहां पर भी इनकाउंटर कर दिया गया था और वहां पर भी सेम एक्सक्यूज दिया गया था कि वो गन छीन करके वो भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने मार दिया। कह रहे कि ये रिपीटेड पैटर्न है। कह रहे जहां भी इनकाउंटर होता है, कह रहे वहां पर एक एक्सक्यूज होता है कि वो गन छीन करके भाग रहे थे और मैंने उन्हें मार दिया। तो राइटर के अकॉर्डिंग कह रहे कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है। कह रहे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कोर्ट में फेयर ट्रायल होना चाहिए था, उसके बाद कोर्ट डिसाइड कर दी कि उन्हें
किस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, उन्हें फांसी देनी जानी चाहिए या उन्हें उम्र कैद देना चाहिए, वॉट एवर एल्स, ये कह रहे कोर्ट को डिसाइड करना था, ना कि पुलिस को डिसाइड करना था। ठीक है, तो आज के डेट पे जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।